गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, आज आपको उत्तर प्रभाववाद के बाद फाववाद पढ़ाने जा रही हूँ। फाववाद यानी फैविज्म। फाववाद उस समय प्रारंभ हुआ जब चित्रकार कला के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे थे। 20वीं शताब्दी में भिन्न प्रयोगों द्वारा अनेक नई शैलियों का जन्म हुआ और कुछ समय तक कला निर्मित करके वे समाप्त हो गई। प्रयोगों द्वारा नवीन शैलियों का निर्माण करते रहना 20वीं शताब्दी के कलाकारों का धर्म हो गया था और इसी के कारण कुछ समीक्षक 20वीं शताब्दी की कला को आलोचनात्मक अर्थ में प्रयोगवादी युग कहते हैं। 1903 में वास्तु कलाकार फ्रांसिस जूदे की अध्यक्षता में बियार, देवालियर, रूओ, देनी, बोनार, मार्क्वे व मातिस ने सम्मिलित होकर सोसिएते दू सलोदोतान नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से वे प्रतिष्ठित कलाकारों की चित्रकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन करते थे, जिनमें गोगिया, वान गोग, सेजान आदि प्रमुख थे। 1905 में सलोदोतान में मातिस के नेतृत्व में नव कलाकारों के एक मंडल ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की। इस प्रदर्शनी में मातिस, मार्क्वे, रूओ, देरे, ब्लॉन्क, फ्रिंस, वान, डोंजेन, मार्ग्व, प्ली व वल्ला के चित्रों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के जिस कक्ष में इन कलाकारों ने अपने चित्र रखे थे, उसी कक्ष में मूर्तिकार मार्क्वे की एक छोटे बच्चे की मूर्ति, जो उन्होंने 14वीं शताब्दी की शैली में निर्मित की थी, कक्ष में स्थापित की गई। इन सभी नव कलाकारों के चित्र बिल्कुल ही अनोखे ढंग से बनाए गए थे एवं उनके बीच में मार्क्वे की प्राचीन शैली की मूर्ति बहुत ही अजीब दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर नया प्रयोग किया गया था। इस प्रदर्शनी का बहुत विरोध हुआ। इस विरोध को देखकर कला समीक्षक वोक्सेल ने लिखा, देखो जंगली जानवरों के बीच दोनातेलो। दोनातेलो प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे थे। इस प्रदर्शनी से ये नव कलाकार फाव या जंगली जानवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रदर्शनी ने कला क्षेत्र में भिन्न प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। नावी चित्रकारों के नेता सेरुसिए ने आश्चर्य के साथ वेकार्त को लिखा, चित्रकारों का एक नया मंडल अग्रसर हो रहा है। ये चित्रकार अपनी भावनाओं को विशुद्ध रंगों द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं। इनके चित्र अच्छे नहीं हैं, परंतु जिस दिशा में ये खोज रहे हैं उनको देखते हुए मुझे विश्वास है कि ये भविष्य में ज़रूर सफल होंगे। फाव चित्रकारों की बहुत कटु आलोचना हुई, यद्यपि उन्होंने आंद्रे जीन, गुस्ताव जिफ्राय जैसे रसिक व सूक्ष्मग्राही कलाक्रेताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जेपी हॉल ने प्रदर्शनी की निम्न शब्दों में आलोचना की कि दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन और मनमोज। कामिये मोकले ने रस्किन कृत विस्लर की निंदा को दोहराया। इन चित्रकारों ने जनता के मुंह पर रंगों के डिब्बे खाली किए हैं। किंतु आंद्रे जीन ने अपनी आलोचना में लिखा, मातिस के चित्रों के सामने मैंने किसी को अस्पष्ट शब्दों में बोलते हुए सुना, यह पूरा पागलपन है, और मेरे मन में विचार आया, नहीं, यह तर्क शुद्ध विचारों का परिपाक है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि स्त्री के भाल पर हरा व वृक्ष के तने पर लाल रंग लगाने में मातिस का कोई विशेष उद्देश्य है। कलाकृति के पीछे प्रतिभा है। कुछ साल तक फाव चित्रकारों की मानसिक चिकित्सा कराने के हेतु मोमात्र का मजाकिया रोला दोजेल, एक मन चिकित्सक का सलोदोतान में फाव चित्रकारों को चित्रों को दिखाने के लिए ले जाया गया।
इस समय फ्रांस का बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग कला को लेकर सभी क्षेत्रों में नवीनता का विरोधी हो गया था। फाव चित्रकारों के चित्रों के विषय अधिकतर समुद्र किनारे, सार्वजनिक स्थल, समारोह व पर्यटन स्थलों के दृश्य थे, जिनसे उनके चमकीले रंगों का प्रयोग व गतिपूर्ण चित्रण करने का मौका मिला। फाव रंगों की चमक, तूलिका संचालन का आवेश व रेखाओं की अनोखी ऐंठन के सामर्थ्य को दर्शकों ने पहचाना जरूर, किंतु फाव चित्रकारों की साधन संपत्ति का साध्य क्या है, यह समझना उनके लिए दुर्बोध था, कठिन था। फाव विस्फोट के पीछे नैसर्गिक मानवीय भावनाओं व सहज वृत्तियों को कार्यान्वित करने की कला में चैतन्य व नया जीवन डालने का उद्देश्य फाव का ही था। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप का बुद्धिजीवी वर्ग आधुनिक सभ्यता के कृत्रिम रहन सहन व नकली जीवन से ऊब गया था और अपनी दबी हुई भावनाओं को मुक्त करके खुले वातावरण में सांस लेना चाहता था। फाववाद का जन्म इसी निसर्गवादी प्रतिक्रिया में हुआ। चैतन्यपूर्ण नैसर्गिक आनंद की प्राप्ति उनका लक्ष्य था। फाव कृतियों में दृष्टि गोचर आकारों की ऐंठन व मूल रंगों के प्रयोग के पीछे कोई बौद्धिक विचार नहीं थे। सहज प्रवृत्तियों पर निर्भर रहकर चित्रण करने का यह स्वाभाविक परिणाम था। प्रभाववादी व बिंदुवादी चित्रों में वास्तविक से सादृश्य था, किंतु उनके कलात्मक गुणों में चेतना नहीं थी। फाव चित्रकारों के विचारों से कला में मूल चैतन्य को जागृत करने के लिए आवश्यकता था कि रंगों का विशुद्ध अवस्था में प्रयोग किया जावे एवं अंकन पद्धति में स्वाभाविक जोश हो। फाववाद के रंगों के विशुद्ध प्रयोग व स्वच्छंद शैली के बीच हमको द्रेलाका व दोबियों की कला में प्रतीत होते हैं। हालांकि फाववाद कोई विशिष्ट शैली नहीं थी। प्रभाववाद, घनवाद या अति यथार्थवाद के समान इसमें कोई पूर्व निश्चित सिद्धांत नहीं थे। संयोगवश मार्तिस को फाववाद का नेतृत्व करना पड़ा, किंतु उसके सभी अनुयायियों की कला मुख्यतः प्रतिक्रियात्मक थी। वे प्रभाववाद की प्रकाश व वातावरण से युक्त नैसर्गिकता व नाभी कला की वैचारिक अलंकारिक दास्तां से मुक्त होना चाहते थे। फाव चित्रकारों ने अपने व्यक्तित्व के अनुकूल अंकन पद्धति को निज शैली का आधार बनाकर अपनी कला का विकास किया। शैली के विचार से फाव चित्रकारों में कोई समानता नहीं थी। उससे तो उनकी अंकन पद्धतियों की भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संक्षेप में फाववाद एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण मात्र था। उसका न कोई सिद्धांत था, न कोई इसकी शैली थी। विषयनिष्ठ नहीं होने के कारण फाववाद में चित्रकार अपने कलात्मक व्यक्तित्व के परमोत्कृष्ट तक पहुंच सकता था। दूफी ने विस्मित होते हुए खरीदार से कहा, कलाम में प्रकृति चित्रण एक बहाना मात्र है। मॉरिस डेनी ने फाववाद की परिभाषा की, यह एक ऐसा चित्रण है जिसमें कोई बात बाहरी लक्ष्य नहीं है, यह केवल विशुद्ध चित्रण है। इन कलाकृतियों में कोई व्यक्तिगत विचार, दर्शन या कथन नहीं है। ये चित्रकार विशुद्ध निरपेक्ष की खोज में है, किंतु उस विशुद्ध खोज की एक मर्यादा है जो सापेक्ष है, वह है व्यक्तिगत भावना। मार्तिस ने प्रकाशक तेरियात को स्पष्टीकरण किया, हमारे विचार थे रंगीन आकारों से रचना, रंग की स्वाभाविक चमक की सुरक्षा व प्रकाश के प्रभाव को चित्रित करने के हेतु वस्तु के निजी रंग की उपेक्षा करने के सिद्धांत का विरोध। मेरे चित्र संगीत में मैंने आसमान को सबसे तेज नीले रंग से, वृक्ष को सबसे तेज हरे व मानव शरीर को सिंदूरी रंग में से चित्रित किया है। इन तीनों रंगों से मैंने प्रकाश के प्रभाव के साथ रंगों की सुसंगति भी की रक्षा की है। इसके लिए रंगों का विशुद्ध रूप से प्रयोग आवश्यक था। चित्र का संपूर्ण प्रभाव रंगों के विभिन्न क्षेत्रों की सुसंगति से बनता है, जो दर्शक समझ लेते हैं।
प्रकाश को हमने हटाया नहीं है, बल्कि भिन्न विशुद्ध रंग से उसको अधिक सतेज बनाया है। फाव चित्रकार आकारों को अधिक से अधिक सरलीकृत रूप देकर समतल चमकीले रंगों द्वारा भावना दीपन करना चाहते थे, किंतु आकारों के सरलीकरण से उन्होंने रंगों के चमकीलेपन पर अपना बल दिया। क्रेस्पेल के शब्दों में, फाव चित्रकारों ने चित्रण के विशुद्ध परिणाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माध्यम के सुलभ प्रयोग पर बल दिया है। अंकन पद्धति की नवीनता एवं वैचित्र्य उनकी कला के आकर्षण का मुख्य महत्वपूर्ण अंग बन गए। फाव चित्रकारों की कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं भी उल्लेखनीय थी। सभी एक कद काठी और मजबूत शरीर के थे। वे सभी साहित्य, नाटक तथा काव्य में विशेष रुचि नहीं रखते थे। नहीं वे साहित्यकारों से संपर्क करने के उत्सुक रहते थे। उनमें स्वाभाविक संगीत प्रेम था एवं उनमें ब्लाम, दूफी, मातिस व देरे स्वयं सभी अच्छे वादक भी थे। बहुत से फाव चित्रकार अराजकता के पक्ष में थे और अराजकताओं से सहानुभूति रखते थे। मातिस को छोड़कर अन्य फाववादी चित्रकारों ने प्रचलित से भिन्न आकर्षक पोशाक पहनने में बड़ी दिलचस्पी दिखाई। फ्रांस में उत्तरी भाग से आए हुए मातिस व ब्लांक अधिक जोशीले व निश्चय वृत्ति थे। वे चटकीले रंगों को पसंद करते थे, किंतु सभी ने प्रभाववाद का अध्ययन करके उसकी कमजोरियों को अनुभव किया और उसे दूर करने का प्रयास किया। जो फाववादी कलाकार थे वो गोगिया और वान गोग की कला से प्रभावित होकर आगे बढ़े। मातिस के चित्रों में हम देखते हैं कि वान गोग के गतिपूर्ण तुलिका संचालन का अनुसरण किया गया है। कुछ फाव चित्रकारों को वान गोग का जोशीला रंगांकन, गतित्व एवं अपनी भावनाओं के रंगों द्वारा व्यक्त करने की स्वाभाविक पद्धति बहुत अधिक पसंद आई और वे गोगिया के अलंकारिक व बुद्धिनिष्ठ प्रतीकवाद को अस्वाभाविक मानते थे। संक्षेप में, गोगिया की कला ने फाव चित्रकारों के रंगों के काव्य व प्रतीकात्मक महत्व की ओर निर्देशित किया, तो वान गोग ने आत्मिक अभिव्यक्ति व भावपूर्ण अंकन पद्धति के कलात्मक महत्व को समझाया। वान गोग ने उनकी निष्ठा को दोहराया और कहा, कलाकार की कला वस्तु की ओर मौलिक प्रतिक्रिया सर्वश्रेष्ठ है। कलाकार ने व्यक्तित्व, उसकी भावनाओं, उसके विचार व विश्लेषण से अधिक मूल्यवान बताया। वान गोग ने 1888 में थियो को लिखे पत्र में भविष्यवाणी की थी। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि समकालीन चित्रकला मूर्तिकला के समरूप न रहकर संगीत के निकट आएगी, अंतर्मुख होगी। उसमें रंगों के विशुद्ध परिणाम का महत्व बढ़ेगा और वह अधिक मुक्त होगी, अधिक सूक्ष्म होगी। वान गोग की भविष्यवाणी फाव कला के रूप में साकार हुई। फाव कला में घनत्व के आभास का कोई महत्व नहीं था। वह ध्येय व कलात्मक अनुभूति के विचार से स्वयं पूर्ण थी एवं व्यक्तिगत भावनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से फाव चित्रकारों ने रंगों का चरम सीमा तक विशुद्ध प्रयोग किया। आज मैं फाववाद के बारे में आपको इतना ही बता रही हूँ। मैं अगले वीडियो में इसके सिद्धांतों को कंप्लीट करके मातिस के बारे में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।